नमस्कार मित्रों। 107.8 एफएम रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब समय है एक बार फिर से कार्यक्रम काव्यधारा का, जिसमें हम आपके बीच लाते हैं एक साहित्यकार को, उनकी बातों को, उनकी रचनाओं को। तो आइए आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही साहित्यकार लोकेश त्रिपाठी जी से। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बहुत बहुत जयघोष में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपको बताएं कि लोकेश जी एक साहित्यकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में ये सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रोचक बात है कि वो अपने काम के साथ साथ उन्होंने लेखनी को थामा, कलम को थामा और उन्होंने लिखने के लिए सोचा। तो क्या कुछ इनके मन में कैसे आया, कैसे उनकी ये साहित्य की यात्रा शुरू हुई, जानते हैं उनसे उन्हीं की बातें। लोकेश जी, कैसे आपकी ये साहित्य की यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे आपने कलम को पकड़ा और कैसे आपके मन में आया कि इस क्षेत्र की तरफ चला जाए? जी, युवा अवस्था से ही एक रुझान रहा काव्य के प्रति और साहित्य के प्रति। और धीरे धीरे करके वो और घनिष्ठ होता गया और प्रगाढ़ होता गया। और फिर उसी क्रम में जब यहाँ इस सेवा में आने का अवसर मिला, तो इसके पश्चात हम लोगों को जो एक अवकाश के क्षण मिले, जो समय मिला जी। और उसमें जो मानवीय संवेदनाएं और जो सामाजिक दृश्य हैं जो सामूहिक उपस्थित हुए, उन सभी को पिरो करके कुछ लिखने का मन किया। तो एक 10 साल से, करीब 12 साल से युवा अवस्था से ही कुछ लिखने का प्रयास चल रहा था, जो कि सेवा में आने के बाद, यहाँ पर लखनऊ में आने के बाद थोड़ा और अस्थायित्व जब जीवन में आया, तो इसको और करीने से और तरीके से जो है हम लोगों ने इसे किया। क्या बात है। एक मन में बात आती है कि जब हम किसी ऐसी सेवा में होते हैं, सरकारी सेवा में हैं आप और अनुभाग अधिकारी जैसा दायित्व आपके पास है, तो उसमें क्या आप पर्याप्त समय आप निकाल पाते हैं? कैसे मैनेज होता है ये काम के साथ साथ कुछ रचनात्मक करना, कुछ लिखना? जी, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आज शनिवार है और मैं आज के दिन आपके साथ बैठा हूँ। जी। तो शनिवार इतवार को हम लोगों का अवकाश भी रहता है, और उसमें जो इन्हीं क्षणों में जो भी साहित्य के लिए या रचनाओं के लिए हम लोग कर पाते हैं, करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कवि हृदय होना और एक साहित्य अनुरागी होना, तो अगर आप किसी भी जगह पर हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको और संवेदना से और इच्छा शक्ति से उस सेवा को और समर्पण भाव के साथ उसको संपन्न करेंगे। उसी दृष्टिकोण, उसी के साथ हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक उस सेवा में लगे रहते हैं, उसी क्षमता के साथ, जिसमें ये पक्ष जो है काफ़ी सहयोगी होता है। क्या बात है। तो मित्रों, हम इन बातों को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर हम इन बातों के साथ साथ जो एक काव्य रूप है, जो इनके मन में एक कवि छुपा हुआ है, उसको भी जानें, उसको भी समझें। तो हम आग्रह करेंगे लोकेश जी से कि वो कुछ सुनाएं, कुछ अपनी कविताओं से परिचय कराएं। हाँ बिल्कुल, मैं एक श्रृंगार के पक्ष का गीत रखता हूँ। वाह, स्वागत है। मन के भावों का चित्रण है, मन के भावों का चित्रण है। कविता कोई व्यापार नहीं। क्या बात है। मन के भावों का चित्रण है, कविता कोई व्यापार नहीं। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। क्या बात है। वाह, फिर वाह, गीतों वाह, में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। क्या बात। तुम बनी व्यंजना जीवन की, तुम आलिंगन हो धड़कन की। तुम भाव भंगिमा हो मेरी, तुम साध्य बनी हो साधन की। तुम भाव भंगिमा हो मेरी, तुम साध्य बनी हो साधन की। तुम ही हो मेरी दसों दिशा, तुम ही हो मेरी दसों दिशा। तुमसे कम कुछ स्वीकार नहीं। क्या बात है। वाह, वाह। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। हाँ, मुझको तुमसे प्यार नहीं, अरे मुझको तुमसे प्यार नहीं। अगला बंद रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है नेह स्नेह का ये बंधन, मन से मिलता जब कोई मन। फिर दीप वहां जल जाते हैं, मरुस्थल बन जाते उपवन। फिर दीप वहां जल जाते हैं, मरुस्थल बन जाते उपवन। तुम तुलसी हो वो आंगन की, तुम तुलसी हो वो आंगन की, जिसकी पूजा बेकार नहीं। क्या बात है। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। हाँ, मुझको तुमसे प्यार नहीं। अंतिम बंद रखूंगा। स्वागत है प्रेम समर्पण त्याग यहाँ,
आहा, आसक्ति नहीं अनुराग यहाँ, ज्यों प्रेम प्रदर्शन मुक्त हुआ त्यों प्रेम बना बैराग यहाँ। क्या बात। ज्यों प्रेम प्रदर्शन मुक्त हुआ त्यों प्रेम बना बैराग यहाँ। है एक भी सांस नहीं ऐसी, आहा, है एक भी सांस नहीं ऐसी जिस पर तेरा उपकार नहीं। क्या बात है। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। हाँ वाह, मुझको तुमसे प्यार नहीं, वाह, अरे मुझको तुमसे प्यार नहीं। क्या बात है मित्रों, बड़ा सुंदर गीत। मुझको तुमसे प्यार नहीं, कैसे कह दूं गीतों में कि मुझको तुमसे प्यार नहीं। बड़ा सुंदर गीत आपने पढ़ा। कहाँ से इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपके मन में? जीवन के पक्ष हैं और जी, अक्सर ये सवाल आता है कि आप कभी हर चीज़ों को जरूरी नहीं है कि जिया ही हो, जी, वो उसे आत्मसात करे, उसे अनुभव करे। हम्म, और यही एक कभी एक अच्छा कलाकार भी होता है और जो बिल्कुल, अच्छा ऑब्जर्वर होता है, हम्म, जो चीज़ों को आजकल का जो प्रसंग है या बचपन के जो प्रसंग है या कहीं का कोई दृश्य है उसे अपने दिमाग में रखता है, कुछ लिखता है रचता है, तो हर चीज़ जो है जी जाए ये आवश्यक नहीं है। जी, जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही। और वाकई में हमारा जीवन ऐसा है, हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ हम जो महसूस करते हैं जी। वो हमारे जो भी हमसे कला जुड़ी होती है वो उसमें कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आपके जीवन में भी ऐसा है? मैं इसी क्रम में आपको बताता हूँ, अभी जी, चूंकि बात हुई बचपन की एक दृश्य की, तो हम लोग एक बचपन में सभी लोग साड़ी का किनारा बनाते थे। जी, हम लोगों ने भी हाँ, देखा है, कहा जाता तो था बनाइए, बॉर्डर तो बनाइए। बनाते थे, तो वो एक दृश्य जो है जीवंत है। उस समय इतने कंप्यूटर या मोबाइल जैसे चीज़ों का आविष्कार नहीं बिल्कुल, था, हम लोग के हाथ में तो बिल्कुल नहीं था। जी। तो वो दृश्य जब मैं रखता हूँ तो मैंने कहीं लिखा है, आप अनुमति दे तो मैं ज़रूर, सुनाता ज़रूर, हूँ स्वागत है, स्वागत कि दरिया पहाड़ घर है। दरिया, पहाड़, घर। झरना बनाते थे, आहा, दरिया, पहाड़, घर, झरना झरना बनाते थे। बनाते थे, आहा, और कागज पे कभी हम सूरज उगाते थे। वाह! क्या बात दरिया है, क्या पहाड़ बात है। घर झरना बनाते थे, कागज पे कभी हम सूरज उगाते थे, और आसमां ये लगता था हाँ, हाँ, जब सूना सूना सा। क्या बात है। हाँ, आसमां ये लगता था जब जब सूना 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 सा। सा, जितनी चाहते थे उतनी चिड़िया उड़ाते आय थे। हाय 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 हाय, क्या बात है, आसमां ये क्या लगता बात है। था जब सूना सूना सा, जितनी चाहते थे उतनी चिड़िया उड़ाते थे। और वाह! क्या दृश्य था हम्म, कि बड़ा सा ओसारा, हम्म, उसमें एक चौकी बाबा की, आह, बड़ा वाह! सा ओसारा, उसमें एक उसमें चौकी एक बाबा की। चौकी बाबा की, वहीं पास में अपनी भी मचिया बिछाते थे। क्या बात है, क्या बड़ा बात सा ओसारा, उसमें एक चौकी बाबा की, है। वाह! वहीं पास में अपनी भी मचिया बिछाते थे। और जल्दी आ सकें पिताजी बाजार से वापस, हम्म, जल्दी आ सकें पिताजी पिताजी बाजार से वापस, वापस। बाजार से घर तक का वो रास्ता बनाते थे। क्या बात है, जल्दी आ क्या सकें बात है, क्या बात पिताजी बाजार से वापस, बाजार से घर तक का वो रास्ता बनाते थे। और ये अंतिम में जो एक सार है हम्म, उस समय के जीवन का और इस समय के जीवन का, हम्म, कि सीखी नहीं थी जब तलक दुनियादारी ये, सीखी नहीं थी जब तक दुनियादारी सीखी ये। नहीं थी वाह! जब तलक दुनियादारी ये, जैसी चाहते थे वैसी दुनिया बनाते थे। क्या बात है, क्या बात सीखी है। नहीं थी वाह, जब वाह, तलक वाह, दुनियादारी ये, वाह! जैसी चाहते थे वैसी। तो ऐसे दृश्य हैं जो कैद होते हैं और फिर वो लेखनीबद्ध होते हैं और फिर उनको लिखा जाता है, रचा जाता है। बस यही यात्रा यकीन चलती जानिए, रहती है। बड़ा सुंदर आपने इन पंक्तियों के माध्यम से जो एक दृश्य उपस्थित किया, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख सुन रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे। वाकई में हम कहीं ना कहीं इन कविताओं के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से जब कोई बात ऐसी होती है जो सीधे हमारे दिल तक छूती है जी। तो हम उसी, लगता है उसी परिवेश में चले गए। अभी मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, आपने बिल्कुल हमें उसी दौर में पहुंचा दिया। हाँ, बिल्कुल यही 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 यात्रा है और यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी, शासकीय सेवा के साथ, कि जो है कुछ बातों को, कुछ विचारों को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जन सामान्य में ले जाकर के साहित्य की सेवा की जा सके। बिल्कुल। उद्देश्य यही है। तो आपकी रचनाओं का, मैंने 2 रचनाएँ जो अभी आपकी सुनी, उसमें कहीं न कहीं मुझे देखने को मिला कुछ श्रृंगार का पक्ष, और फिर उसके बाद ये। तो आप जब इस तरह से कोई रचना आपके मन में आती है, आप उसका सृजन करते हैं या सृजन होता है, तो उसमें आप किन चीज़ों की प्रधानता रखते हैं? आपके मन में क्या रहता है कि किन चीज़ों को मुख्य रूप से होना चाहिए? जी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रचनाकार हो, और मैं तो सबसे उस श्रेणी में सबसे कनिष्ठ हूँ, जी, तो जितने भी रचनाकार हैं और जैसी परंपरा हमने देखी है, तो अधिक से अधिक उन रचनाओं का समाज को क्या संदेश जाता है, या समाज को और क्या फ़ायदा हो सकता है, हुँ, पॉजिटिविटी कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, तो वो एक पक्ष बड़ा ही मजबूत होना चाहिए कि वाह! हम कोई दृश्य ऐसा रखें या कोई लेखनी ऐसे चलाएं कि सोसाइटी को भी एक मैसेज जाए, समाज में भी एक संदेश जाए, हुँ, हुँ, और जो जीवंतता है समाज की वो बनी रहे।
तो एक पक्ष ये, और श्रृंगार का पक्ष, ओज का पक्ष और हास्य का पक्ष, तो कोई भी कभी कभी इस दायरे में रह करके शायद वो रचना नहीं करता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो किसी विधा में ज़्यादा अच्छा लिखता है या वो ज़्यादा लोकप्रिय होता है, तो लोग उसको बार बार कहते हैं कि नहीं, वो वाला जो आपका पक्ष है वो बड़ा अच्छा है, आप उसमें पढ़िए। तो कोई भी कभी जो है, कभी सिर्फ श्रृंगार का नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि वो सब कुछ तो अनुभव कर रहा है, वो सब कुछ तो ऑब्जर्व कर रहा है, वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है। तो एक संदेश समाज के लिए, सकारात्मकता का भाव, ये जरूर कविताओं के पक्ष में होना चाहिए। एक बात मन में आती है यहाँ पर आपसे, अभी हमने जितना भी आपका जो रचनाएं सुनी, सभी कहीं ना कहीं जो एक ग्रामर होता है, जो एक व्याकरण होता है कविताओं का, उसमें गीत था, गीत अपनी जगह था, आपने गज़ल कही, गज़ल अपनी जगह दुरुस्त थी। तो ऐसे में कैसे आपको इसका ज्ञान कैसे हुआ और कैसे आप इसको बराबर मेंटेन रखते हैं? जी, पहले तो हम लोगों इसमें जितने भी शिक्षकगण रहे हैं जीवन में, उनका बड़ा योगदान है शुरू से ही। अच्छा, हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं जी, तो और हिंदी की भाषा के प्रति एक शुरू से एक लगाव रहा और बहुत ज़्यादा लगाव रहा। तो फिर जो जिस परीक्षा को पास करके हम लोग इस सेवा में आए, वहाँ पर भी एक हिंदी अनिवार्य अहर्ता है, जिसमें टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। और एक हिंदी से जो शुरुआत से रुझान रहा, जो रुचि रही, तो उस कारण से जो है ये संभव हो पाया। तो इसी नाते उन मात्राओं और उन चीज़ों का प्रयास किया जाता है कि पालन किया जाए। जैसे अलग अलग हिंदी में तो बड़ा ही बिल्कुल जटिल एक व्यवस्था है और बड़ा है, कहते हैं लोग बड़ा आसान है, लेकिन बड़ी बिल्कुल बड़ी बहुत मजबूत, बड़ी सुंदर और बहुत ही व्याकरणिक भाषा है। और जिसके अगर नियमों का पालन किया जाए तो बहुत ही सुंदर भाव, खासकर गीत अगर हिंदी की कसौटी पर रहें तो बहुत ही सुंदर गीत बहुत ही सुंदर गीत आएंगे। तो मात्राओं का तो विशेष महत्व है। तो दोहा, सोठा, चौपाई, छंद हम सभी ने अपने जीवन में बचपन से पढ़े, हाई स्कूल इंटर तक, तो वही सब है। और आजकल तो बड़े चीज़ें उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर हैं और अन्य चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान की उम्र जो है कभी कम नहीं है, कम तो नहीं वो सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तब भी त्रुटियाँ कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, होती हों, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि एक क्रमबद्धता के साथ अपनी बात कही जाए। यानी अभी भी देखिए, एक मित्र देखा जाए तो आपने बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकारा कि उम्र कहीं से भी बाधक नहीं है, और उम्र चाहे जितनी भी अधिक हो जाए, लेकिन जो मन के अंदर एक सीखने की ललक होती है वो बराबर बनी हुई है इसमें। और उसके साथ ही इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, अपने आप को बढ़ोतरी करते हुए इन्होंने आगे बढ़ाया है, और ये लगातार क्रम जारी है। बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो करना चाहते हैं, रचनाएं करना चाहते हैं जी, और वो रचना करते हुए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें सीखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमारे मन में जो प्राकृतिक रूप से जो भाव आते हैं हम उसी को रचना के रूप में सामने रख देते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो भाव आ रहे हैं उनको आपको तुरंत पंक्तिबद्ध कर देना चाहिए, कहीं लिख लेना चाहिए, और उसके बाद उन भावों को अब वही अरेंज करना और उन्हें कहना। आजकल तो नई कविताएं हैं, तमाम विधाएं हैं जिनमें हर लयबद्धता या उसकी आवश्यकता हमेशा नहीं है। कविता के कई स्वरूप आ चुके हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि विचारों को क्रमबद्धता के साथ लिखना। मुझे लगता है कि अगर क्रमबद्धता के साथ लिखा जाए तो हर विचार एक कविता है। वाह! तो वो फिर जो है कहन के ढंग पर, कहने के तरीके पर, और फिर वो कविता में ढल जाती है। तो और जाहिर सी बात है, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा कि मैं उसको मेरे अंदर कोई विचार आता है तो मैं अगर ट्रेन में भी चल रहा हूँ, बस में भी चल रहा हूँ, मैं कार में भी चल रहा हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी को पहले किनारे वहाँ खड़ा कर लेता हूँ। अच्छा। तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर कभी उस पर चिंतन करता हूँ। और क्योंकि विचार हमेशा इस दुनिया में कोई भी विचार नया नहीं है। सब विचार पहले से उपलब्ध है। वही चांद है, वही सितारे हैं, वही सूरज है, वही लोग हैं, वही हम हैं, वही आप हैं। तो लेकिन कहने का और सोचने का नज़रिया सबका अलग अलग है। जिस तरीके से सभी चेहरों में एक समानता नहीं है, वैसे वैचारिक भी भिन्नताएं हैं। तो बस वही कहने का तरीका है। तो कोई भी विचार अगर आ रहा है नए तरीके से तो उसको तुरंत नोट करना चाहिए, लेखबद्ध करना चाहिए, फिर उसके बाद बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, भाव के साथ फिर उसको लिखना चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी लिखेंगे फिर वो कविता बन जाएगी। क्या बात! इस भाव से अगर आप लिखते हैं तो ऐसे में हमारे
किसी भी अगर हम विधा में होते हैं, किसी भी आर्ट में, किसी भी कला में होते हैं, तो कहा जाता है किसी गुरु को होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्या आपके जीवन में भी कोई गुरु रहा? हाँ, निसंदेह। लेकिन अगर आप किसी एक गुरु की बात कर रहे हैं तो ऐसा सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला है। लेकिन हर व्यक्ति सिखाता है। पाठशाला से लेकर के अब तक, यहाँ तक कि आपके साथ में बैठा हूँ तो यहाँ से आपसे भी कुछ सीख करके जाऊँगा। जी जी। तो बहुत से लोग मिले, बहुत से लोगों का प्रभाव रहता है, मित्रों का, दोस्तों का, परिवार का, समाज का। जहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जिनके साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं उनके अपने अनुभव हैं, और उनके साथ उनको वही ऑब्जर्व करना, उनको सीखना, ये है। तो गुरु तमाम है, हाँ। लेकिन ये है कि जो एक गुरु हैं वो सबसे ज़्यादा तो शिक्षक ही हैं, जिन्होंने हिंदी व्याकरण या हिंदी के बारे में जानकारी दी, या जिन्होंने कविताओं के प्रति, जिनके लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी कविताओं को पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने बताया कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे भी गुरु हैं, उनका जीवन में हमेशा योगदान रहा है। बड़ी सुंदर बात की आपने, गुरु की बात की, और मुझे गुरु की इन बातों से मुझे अचानक याद आया कि एक कवि या एक कोई भी कलाकार जो होता है वो तभी पूरी मजबूती से आगे बढ़ पाता है जब उसको घर का एक सपोर्ट मिलता है। जी। आपके साथ आपके जीवन में किस तरह का माहौल है घर में? हाँ, अच्छा। आप अपनी रचनाएं कितना सुना पाते हैं घर में? ये प्रश्न तो है। घर में खासकर जब हम इस सवाल पर आते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि अपनी धर्म पत्नी को। जी। तो मेरा आशय उधर ही था कि आपको उनका कितना तो काफ़ी योगदान है मेरे मामले में। तो चूँकि मैं जैसा मैंने आपको बताया कि अपने कार्यालयी कार्यों के बाद इतर जब मैं इस क्षेत्र में, जब मुझे समय मिलता है तो मैं जाता हूँ, आता हूँ, काव्य पाठ करता हूँ। इस दौरान वो बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, मुझे अवसर देती हैं। तो अगर आप घर से जो है किसी भी प्रकार के जीवन में तनाव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप रचनात्मक नहीं हो पाएंगे। वो आपके जीवन में परिलक्षित होता रहेगा। आप सृजन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा योगदान मैं अपनी पत्नी को दूंगा निसंदेह, और शायद इस इंटरव्यू के बाद वो बड़ी खुश भी होंगी। तो निश्चित रूप से। तो अगर हम यहाँ पर कहें ना कि जो बात कही जाती है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मेरे मामले में तो जरूर है। उनका बहुत योगदान है, और बहुत ही पूरी यात्रा में जब से विवाह हुआ है तो काफ़ी कदम कदम पर जिसे कहते हैं कि साथ चलना। और वाह। तो ये मित्रों, ये एक अच्छी बात है, और निश्चित रूप से ये मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर ऐसा कुछ संभव होता है वहीं पर व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। और जब बात शादीशुदा विवाहित जिंदगी की हो तो यहाँ पर तो ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, और आपके साथ ऐसा है। और इसीलिए आप इतना सुंदर लिख पा रहे हैं, इतना सुंदर आपके भाव हैं जो आप अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच में रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं, और आपके साथ साथ आपकी श्रीमती जी भी उतनी ही बधाई के पात्र हैं। आप उससे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि आपने ये सवाल अचानक पूछा और मेरी स्थिति मुझे स्पष्ट करने का अवसर दिया। यहाँ पर उनकी बात के साथ ही साथ एक बात और मन में आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे मन में आ रहा है कि हम उससे पहले क्यों ना आपकी एक और रचना का आनंद ले। हमारे जो साथी सुन रहे हैं आपकी बातें, उन तक एक रचना भी पहुंचे। मैं एक रचना पढ़ना चाहूँगा। अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। जरूर। उस दौरान जो है तमाम, और उस घड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने लिखा है एक, स्वागत है, सुनाना चाहूँगा। लाल किले से चल के तिरंगा, लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा। लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा। भारत माँ के जयकारों से, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। वाह वाह वाह। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। क्या बात। आजादी की स्वर्णिम बेला, आजादी की स्वर्णिम बेला कोहिनूर सी चमक रही। आजादी की स्वर्णिम बेला कोहिनूर सी चमक रही। हर दिल में अब राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला धधक रही। क्या बात। हर दिल में अब राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला धधक रही। एक दिन भारत का बच्चा बच्चा, इस भारत का बच्चा बच्चा आजाद भगत कहलाएगा। क्या बात है, वाह। इस भारत का बच्चा बच्चा आजाद भगत कहलाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा।
एक बंद रखता हूँ। स्वागत। जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई। क्या बात। जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई। बलिदानों की लेकिन अब तक पूरी नहीं कहानी हुई। बलिदानों की लेकिन अब तक पूरी नहीं कहानी हुई। जिस दिन ये गौरव गाथाएं, जिस दिन ये गौरव गाथाएं हर कोई दोहराएगा। क्या बात। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। वाह, बड़ा सुरीला और बड़ा आपने बड़ी सार्थक पंक्तियां पढ़ी, और निश्चित रूप से ये भाव हम सभी भारतवासियों के दिल में है कि हमारा देश अखंड हो, हमारा देश एक इसी रूप में हमारे सामने हो, और हम सब इसी रूप से जुड़े रहें और भारत का, अपने देश का यशगान करते रहें और पूरी दुनिया में इसका नाम फैले। बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने पढ़ी। लोकेश जी, आपसे बातें करके हुए बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। आपकी रचनाओं ने भी बहुत आनंदित किया। हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको भी बड़ा आनंद आया होगा। लेकिन समय का इशारा अब ये है कि हम यहाँ पर विराम लें। तो चलते चलते आप हमारे साथियों के लिए कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहें। मैं एक मुक्तक से अपनी बात खत्म कर स्वागत सकता हूँ। मिटा सको तो मिटा दो फर्क सभी दिल के। मिलो कुछ ऐसे कि अच्छा लगे हमें मिलके। क्या बात। वाह। कहाँ ये हमने सारी कायनात मांगी है। क्या बात। सितारे बस हमें मिल जाए तेरी महफिल के। क्या बात। यही प्रेम और आपका आशीर्वाद बना रहे मैं हम लोगों के ऊपर, और आपके इस कार्यक्रम को आपका बहुत बहुत आभार। जय घोष जैसे मंच पर जुड़ने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, लोकेश जी हमारे बीच में आए, अपनी इतनी सुंदर पंक्तियां, इतनी सुंदर कविताएं आप तक पहुंचाई, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं लोकेश जी के। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जो अभी पंक्तियां आप तक पहुंचाई लोकेश जी ने, उन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं सुस्मित यहाँ पर आपसे विराम लेना चाहूंगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलूंगा एक और कलमकार के साथ। तो फिलहाल मुझे अब दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष। और फिलहाल मैं चलते चलते बहुत आभार एक बार पुनः कहूंगा लोकेश जी को। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और सुनते रहिए रेडियो जयघोष। नमस्कार।